मेंस 2025 के लिए ये बैच आपके लिए लाया गया है और ये बैच स्पेशली इस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया है कि आप उन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकें जो ज़्यादा स्कोर करके देता है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर हमने 2 बैच आज ही हम चालू कर रहे हैं, जिसमें एक जो बैच है वो अभी का बैच है, ये वाली बैच जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 3 पेपर कवर करने वाले हैं। एक हम लोग कवर करने वाले हैं पेपर नंबर 1, एक तैयार करने वाले हैं पेपर नंबर 2 और एक तैयार करने वाले हैं पेपर नंबर 4। जबकि दूसरा जो भाग है या दूसरा जो बैच है जो कि शाम को संचालित होगी, इसके अंतर्गत भी हम 3 हिस्सों को कवर करेंगे। एक के अंतर्गत करेंगे पेपर नंबर 5 का भाग 1 और 2। इसके अलावा पेपर नंबर 6 का भाग 1 और 2 और तीसरा पेपर नंबर 7 पूरा, पेपर नंबर 7 कंप्लीट हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 बैचेस हैं। ये जो बैच है इसके अंतर्गत हम लोग शुरू कर रहे हैं पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 की यदि हम बात करें, देखो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इनके मन में ये सवाल रहता है कि सर मेंस में सिलेक्शन कौन करा के देता है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमको लिबर्टी देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक वहाँ से अर्जित कर सकें। तो इसका जवाब है पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4। आप किसी भी पुराने अभ्यर्थी से पूछेगा, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछेगा, वो आपको सीधे यही राय देगा कि अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल इन तीनों सब्जेक्ट को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक तो आपका रैंक सुधारते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आप रैंक अपनी सुधार सकते हैं पेपर नंबर 1 के थ्रू। अगर लेखन शैली आपकी बहुत अच्छी है तो पेपर 2 बहुत अच्छा है आपके स्कोर करने के लिए। और यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स आपका अच्छा है, तो आप पेपर नंबर 4 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सर तीनों पेपर तो हमको देना ही देना है और तीनों के नंबर हमारे रिजल्ट में जुड़ेंगे ही। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमको ये पेपर्स देने ही हैं, तो क्यों ना हम इनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि सर जब हम मेंस के एग्ज़ाम में बैठें तो मेंस के एग्ज़ाम में यहाँ तीनों पेपर से हम अच्छे से स्कोर कर लें, इतना अच्छा स्कोर कर लें कि भाई ये तीनों जगह से हम जब अच्छा स्कोर करके निकलें तो हम एकदम अपना सिलेक्शन जो है वो निश्चित कर लें। क्योंकि बाकी के जो पेपर्स हैं या बाकी के जो आपके पेपर नंबर 3 हो गया, पेपर नंबर 5 हो गया, पेपर नंबर 6 हो गया, पेपर नंबर 7 हो गया, ये ऐसे पेपर हैं जो कि एवरेज मार्किंग वाले पेपर हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्कोर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा 140 145, है ना। आपको 140 145 यहाँ पे बिरला कोई आदमी अगर है तो उसको मिला होगा, नहीं तो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको मिलते हैं नंबर, यहाँ पर आपको 150 नंबर भी मिलेगा, 140 नंबर भी मिलेगा, 145 नंबर भी मिलेगा। मतलब ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 ये ऐसे पेपर है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके पास स्वतंत्रता होती है। अगर आप इन पे मेहनत करते हैं तो न केवल अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी जब अर्जित कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो जाता है। तो आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 इसको स्पेशली फोकस करें। और एक अभी मन में लोगों के बना हुआ है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। अरे कट ऑफ को भी छोड़िए, अगर आपको लगता है कि भाई हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, यदि आप ठीक ठाक स्थिति में हैं, ऑनलाइन आजकल वैसे भी बहुत सारे लोग कट ऑफ बता रहे हैं, तो
अनुमानतः मान करके चलिए कि जिनका 90 प्लस आ रहा है आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक, अब पेपर 1 के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, पेपर 1 में क्या है सर? तो पेपर 1 के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है भाषा को। 3 भाषाएं आपको पेपर 1 में देखने को मिलती है। एक हिंदी भाषा 100 अंक की, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज है 50 अंक की, और तीसरी है छत्तीसगढ़ी भाषा 50 अंक की। ये 50 अंक की है। तो पेपर 1 आपका 200 अंक का पेपर होना है। इसी प्रकार यदि मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 निबंध का पेपर है। निबंध, मेंस की परीक्षा में 4 निबंध आपको पूछे जाते हैं। आपको कुल 4 निबंध लिखना होता है। प्रत्येक निबंध 50 अंक का होता है और हर निबंध 750 शब्दों में लिखा जाना है। मतलब कुल मिलाकर देखिए तो आपको 3000 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। ठीक, अब ये निबंध किससे संबंधित होते हैं? तो 2 निबंध जो हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित हैं, जबकि 2 निबंध जो हैं आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों से है। छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दे। तो 2 निबंध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और 2 निबंध छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दों से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये पेपर 2 की कहानी है। पेपर 4 की यदि हम बात करें तो पेपर 4 के अंतर्गत आपको 3 हिस्से पढ़ने होते हैं। एक में सामान्य विज्ञान है, पचहत्तर अंक का। दूसरा गणित एवं तार्किक अभियोग्यता है, यानी गणित प्लस रीजनिंग 50 अंक का। और तीसरे भाग में है अप्लाइड साइंस, है ना, यानी व्यावहारिक विज्ञान। इसके अंतर्गत आपको टेक्नोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट ईवीएस ये आपको पढ़ना होता है। ये आपको 75 अंक का पूछा जाता है मिला करके। अब सवाल ये है कि सर ये 3 पेपर कितनी बड़ी भूमिका में होते हैं मेंस की परीक्षा में? मेंस की परीक्षा में ये 3 पेपर इतने महत्वपूर्ण हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, ये सिलेक्शन कराने वाले सब्जेक्ट्स हैं। आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे कि भाई ये जो हिस्सा है ना, इनकी क्या भूमिका है सिलेक्शन में, तो वो आपको बोलेंगे इनको डे 1 से तैयार करो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको डे 1 से लेकर के चलो और इसको कंटिन्यू बना करके रखो तब तक जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। वो आपको यही राय देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी आपके स्कोर कार्ड में। जब आप मेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो मेंस के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी या तो भाषा में कमजोरी होती है, या तो उनको लेखन शैली में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, या पेपर 4 के अंतर्गत मैथ्स हो गया या साइंस हो गया या व्यवहारिक विज्ञान वाले हिस्से में यहाँ पर तकलीफ होती है। तो तीनों में से तीनों सब्जेक्ट, एक तो स्कोरिंग है, सिलेक्शन कराने वाला सब्जेक्ट है, और दूसरी बात कि इनको आसानी से अच्छे मेंटरशिप के अंतर्गत रह करके बहुत अच्छा तैयार किया जा सकता है।
ठीक है। और एक बात और है कि 2 महीने का समय लगभग मिलेगा आपको, जैसे लगभग बोला जा रहा है कि 12-13 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 12-13 तारीख से लेकर के 16 मई तक का अगर आप टाइम देखें तो केवल 2 महीने हैं। और 2 महीने में यदि आपको मैं ये कहूँ कि आपको पूरे 7 पेपर पढ़ा दिया जाएगा, पूरे 7 पेपर पढ़ा दिया जाएगा और पूरे 7 पेपर में इतना आपको काबिल बना दिया जाएगा कि आप स्कोर कर लेंगे, तो ये भ्रमित करने वाली बात होगी। ये केवल एक भ्रामक बात होगी कि मैं आपके 7 पेपर 2 महीने में तैयार करा दूंगा। किसी भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को ये 7 पेपर पढ़ने में कम से कम मान करके चलिए कि 6 मंथ ऐसे अभ्यर्थी को लगता है जिसने पहले कम से कम 1 बार 2 बार मेंस लिखा है, तो उसको 6 महीने का समय लगता है इन 7 पेपर को तैयार करने में। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये 7 पेपर मैं आपको 2 महीने में कंप्लीट करा करके दे दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करने वाली बात हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए हमने ये बैच प्लान किया है ताकि आप इस बात को समझ सकें कि ये जो पेपर्स हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इन तीनों पेपर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ठीक है, जबकि दूसरे बैच में हमने ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा है जो कि प्रीलिम्स के बाद एकदम से नए सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं भाग 1 पेपर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें भाग 1 के अंतर्गत है आपका छत्तीसगढ़ भारत की अर्थव्यवस्था। अब इस अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था भी शामिल है और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी शामिल है। वहीं भाग 2 के अंतर्गत भारत का भूगोल भी शामिल है। भारत का भूगोल भाग 2 में है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आता है कि सर इसको तो लेकिन हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। बिल्कुल आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी आंसर फ्रेमिंग प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं होती। आप समझिए, हम लोग ने ये जो दूसरा वाला बैच है जो कि आपकी शाम को संचालित होगी, इसको हमने क्यों चालू किया है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम तो मतलब हमारी इकोनॉमी तो अच्छी है, हमारी ज्योग्राफी अच्छी है। केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होना, केवल फैक्चुअल स्ट्रॉन्ग रहना मेंस की डिमांड नहीं है। आप समझिए इस बात को। मेंस न केवल आपको फैक्चुअल रूप से, मेंस में आपको न केवल फैक्चुअल रूप से तैयार रहना होता है, फैक्चुअल रूप से स्ट्रॉन्ग रहना होता है, बल्कि आंसर की फ्रेमिंग भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो दूसरा वाला बैच होगा, इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था और भूगोल की आंसर फ्रेमिंग आपको सिखाएंगे कि भाई कैसे आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, कैसे आप भूगोल के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर किया जा सकता है। इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पेपर 6 के अंतर्गत भाग 1 और भाग 2। भाग 1 है दर्शन शास्त्र। ये प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो एकदम नया सब्जेक्ट है, एकदम नया, क्योंकि प्रीलिम्स में आप इसको पढ़ते नहीं हैं। आप प्रीलिम्स में केवल नाम पढ़ते हैं कि अद्वैतवाद इनका है ना, तो द्वैतवाद इनका है, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता ये हैं, न्याय दर्शन के प्रणेता ये हैं, है ना, ये सब नाम पढ़ते हैं हम लोग। नव्य वेदांत किसका है, नव बौद्धवाद किसको कहा जाता है, तो वो केवल हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। दर्शन शास्त्र जब आप मेंस में पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल में चीज़ों को समझना होता है। वैसे ही भाग 2 के अंतर्गत एकदम नया सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र, ये सब्जेक्ट। पेपर 7 के अंतर्गत देखा जाए तो कंप्लीट पेपर 7 हम आपको तैयार करा के दे देंगे। पेपर 7 के अंतर्गत ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है। 3 भाग हैं इसमें। कौन से 3 भाग? सबसे पहले भाग में है अधिनियम और योजनाएं। बहुत सारे लोग इसको ऐसा मिसगाइड करते हैं कि अरे पहले भाग में केवल अधिनियम है ना,
अधिनियम के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की और भारत सरकार की योजनाओं को हमको पढ़ना है। हालांकि सिलेबस में लिखा है छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी योजनाएं, लेकिन वहाँ पर भारत की योजनाओं को भी अपने को ध्यान में रखना होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चालू करती है उन योजनाओं को भी हमको ध्यान देना होता है। तो अधिनियम प्लस योजना मिलाकर के बनता है पेपर 7 का पार्ट 1। दूसरे भाग में है अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्लस खेल। केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें नहीं है, ठीक है। केवल आपको यूएनओ को, ब्रिक्स को, सार्क को, है ना, इनको नहीं पढ़ना है। ओपेक को, एपेक को, इनको नहीं पढ़ना है। इनके अलावा आपको ध्यान देना है खेलों को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी आते हैं। ध्यान रखेंगे, कई बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से भी क्वेश्चन आया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और ये ऐसा पेपर है और ये पेपर का ऐसा भाग है जहाँ पर करंट अफेयर आपको लिंक होता हुआ दिखेगा आपके मेंस में। करंट अफेयर एकदम डायरेक्टली लिंक होता हुआ दिखेगा आपको मेंस में। कैसे? आपने कई सारी ऐसे घटनाओं के बारे में सुना होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में चल रही हैं, तो उनको डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाता है। कई ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक घटनाक्रम होते हैं, जिनको उठा करके मेंस में पूछा जाता है। जैसे वेनेजुएला का युद्ध पूछा था। अब वो युद्ध जो है हम सामान्य भारत के इतिहास में तो आता ही नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय एक इतिहास है, वहाँ से क्वेश्चन उठा करके पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। तीसरे भाग में है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। जो शैक्षणिक संस्थान हैं, बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं हमारे यहाँ, उनके बारे में पढ़ना है, प्लस योजनाओं को भी देखना है। योजनाओं को भी देखना है। इसके अंतर्गत ना केवल आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी, है ना, ये सबको पढ़ना होता है कि एनटीसीए क्या होता है, जो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया एक संस्थान है, ठीक है। इसके अलावा जो ICAR है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड संस्थान है, इन सब को पढ़ना है। इसके अलावा इन संस्थानों में भी जो योजना चल रही है, उन योजनाओं को हमको टारगेट करना है, क्योंकि पिछले 2 साल से यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं योजनाओं वाले हिस्से से। तो आप इस पूरे हिस्से को देखेंगे तो ये आपके लिए लगभग देखा जाए तो या तो आपके एकदम पढ़ने में नया है, या तो इसकी आंसर फ्रेमिंग आपके लिए एकदम नई हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये वाली बैच को अलग से रखा हुआ है, और इस बैच में जिसमें मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये हम लोग बैच नंबर 1 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो ये है आपका प्लान। अब आते हैं पेपर नंबर 1 में। तो पेपर नंबर 1 के अंतर्गत मैं आज शुरू करने वाला हूँ हिंदी भाषा। आज हम लोग हिंदी भाषा शुरू करेंगे। पेपर 1 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा का यदि आप सिलेबस देखें तो ये आपको मेंस में 100 अंक का पूछा जाना है। जैसे मैंने आपको बताया 100 अंक का है, और हिंदी ऐसा विषय है ना जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लाने वाले 75, 70, 75, 80 तक भी लेकर के आते हैं।
स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है हिंदी भाषा। आप यहाँ से स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब इस पूरे हिस्से को यदि आप ध्यान से देखें, इसके सिलेबस को यदि आप ध्यान से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी भाषा का जो सिलेबस है ये बेसिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्लियर बाइफर्गेशन तो नहीं मिलेगा वहां पर सिलेबस में, लेकिन आप इसको 2 भागों में रख सकते हैं। कौन से 2 भाग में? पहले भाग में आप रख सकते हैं व्याकरण वाले भाग को, व्याकरण वाले भाग को, और दूसरे हिस्से में आप रख सकते हैं थ्योरी वाले हिस्से को। ठीक है, मैं इसको थ्योरी को थ्योरी ही लिखूंगा। ये जो व्याकरण वाला हिस्सा है ये मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके होते हैं। अब हमको यहां पर केवल और केवल फ्रेमिंग पर काम करना है। यहां पर हमको केवल फ्रेमिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर जैसे क्वेश्चन आता है, बस यहां पर अंतर यह है कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वहां पर आपके पास विकल्प होता था अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। यहां पर विकल्प नहीं होगा, आपको आंसर को प्रॉपर लिख करके दिखाना होगा, जैसे आप स्कूलों में लिखते थे, जैसे आपने कॉलेज में लिखा है, तो वैसे आंसर लिख करके दिखाना है यहां पर। ठीक, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है अपने को? इसके अंतर्गत कहानी शुरू होगी हिंदी की वर्णमाला से। हिंदी की वर्णमाला से कहानी चालू होगी। वर्णमाला के बाद इसमें आपको शब्द रूप देखना है, शब्द रचना देखना है, शब्द साधन देखना है। कैसे पढ़ना है आगे बताऊंगा। इसके बाद एक हिस्सा देखना है आपको शब्द रचना, फिर आपको देखना है शब्द रूप, शब्द रूप। इसके बाद एक हिस्सा है आपका वाक्य, इसके बाद है व्याकरणिक अशुद्धियां, व्याकरणिक अशुद्धियां। इसके अलावा है आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अलावा है आपका शब्द युग्म, फिर है आपका मुहावरे, लोकोक्तियां, ये हिस्सा। तो इस पूरे भाग को मिला करके आपके व्याकरण वाला हिस्सा कंप्लीट होता है। यानी हिंदी में, हिंदी के सिलेबस में ये सारी चीज़ें मिलाओगे तो आपका जो व्याकरण वाला हिस्सा है ये कंप्लीट होता है। और मज़े की बात ये है कि इस हिस्से से लगभग 50 से 55 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 से 55 अंक के, कुल 100 में से 50 से 55 अंक आपको उस हिस्से से पूछा जाता है जो आपने पढ़ करके रखा हुआ है। बस आपको उसको आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि हम शब्दों को सुनते सही हैं, है ना, लेकिन लिखते समय हम वहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। मात्राओं की त्रुटियां होती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की त्रुटियां आपको दिखेंगी, तो वो त्रुटियां भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये पूरा हिस्सा मिलकर के बनेगा 50 से 55 अंक का आपका सिलेबस। जबकि थ्योरी वाले हिस्से की यदि मैं बात करूं तो थ्योरी वाले हिस्से में आपको क्या पढ़ना है? थ्योरी वाले हिस्से में एक तो आपको पढ़ना है
हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये आपको देखना है। इसके अलावा आपको क्या देखना है? इसके अलावा आपको देखना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा पत्र लेखन है, और क्या है? अनुवाद है, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ये हिस्सा। ठीक, इस पूरे हिस्से से देखा जाए, इसके अलावा अपठित गद्यांश है। ठीक है, अपठित गद्यांश ऐसा है कि क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ये आपके सिलेबस में लिखा है लेकिन। ठीक है, तो इस पूरे हिस्से को यदि आप देखें तो यहां से लगभग 45 से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 45 से 50 अंक के प्रश्न आपको यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 नंबर का जो सिलेबस है उसमें बड़ा हिस्सा वो है जो आपने पढ़ करके रखा है। बस इसकी हमको फ्रेमिंग सीखनी है कि सर क्वेश्चन पेपर कैसा होता है और आंसर शीट कैसा होता है, हमको लिखने का तरीका सही से बता दीजिए, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, तो इसको कैसे आप यहां से स्कोर करेंगे? इसको स्कोर करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसकी पड़ने वाली है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की प्रैक्टिस? एक, आपको एक तो लेखन का ज़बरदस्त अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, आपको जगह को भी मैनेज करना है, मतलब स्पेस मैनेजमेंट भी आपके प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक तो लेखन का और दूसरा स्पेस मैनेजमेंट का, मतलब कम जगह पर अपने को आंसर को कवर करना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? स्पेस मैनेजमेंट का क्या रोल है सर इसमें? देखो, स्पेस मैनेजमेंट का रोल ये है कि आप जब संज्ञा की, जैसे एकदम सरल उदाहरण से बता रहा हूं, जैसे आप संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं तो संज्ञा की परिभाषा आप कैसे पढ़ते हैं? वे विकारी शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध हो संज्ञा कहलाती हैं। आप ये पूरी परिभाषा लिखते हैं और इसको लिखने में आपको 2 लाइन लग जाते हैं कम से कम, और अगर उदाहरण लिखे तो 1 लाइन और एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपको ये उत्तर लिखने के लिए मात्र 1 लाइन दिया जाए तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस हिस्से में आना ही पड़ेगा, मतलब आपको अपने आंसर में कटौती करनी पड़ेगी। तो कहाँ से कटौती किया जाए, कितना लिखा जाए, कितना सीखा जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। तो आपके लिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमको केवल और केवल लिखना ज़रूरी नहीं है ना, केवल लिखना जरूरी नहीं है, लिखने के साथ हमको स्पेस को मैनेज करने आना चाहिए कि हम कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे डिलीवर करें। तो ये भी हमारे लिए सीखना जरूरी हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं आपको पहले से बता देता हूँ। मैं आपको यहाँ से पर डे मैं आप लोगों को काम दूंगा। क्या दूंगा मैं आपको? लाइव, पूरा लाइव ही चलता है अंकित, है ना। उसके बाद फिर वीडियो आपको थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाता है वो पूरा, उसमें आप सब प्लेबैक कर सकते हैं सब। ठीक है, हाँ। पर डे आपको क्या करना रहेगा? पर डे मैं आपको दूंगा यहां से क्वेश्चंस, मैं आपको प्रश्न दूंगा। ठीक है, टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा और उस टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न लेना है।
दूसरा, इन प्रश्नों का लेखन अभ्यास आपको करते रहना है। लेखन अभ्यास ये करना है, और लेखन अभ्यास करने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कितने लाइंस में आंसर लिखने हैं। कितने लाइंस में आंसर लिखने हैं। केवल पढ़ना यहाँ पर जरूरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर केवल पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, यहाँ पर आपको लेखन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ने के लिए तो हम संज्ञा को 3 दिन पढ़ सकते हैं, संज्ञा को 4 दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या इतना पढ़ना मेंस के लिए ज़रूरी है, इस बात को जानना जरूरी है। तो मेंस के लिए जितना ज़रूरी है, अगले 2 महीने हमको उसी को टारगेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो लेखन का अभ्यास करने के लिए मैं आपको नंबर ऑफ लाइन्स बता दूंगा कि भाई इसको कितने लाइन में लिखना है। ठीक है, प्रश्न दे दूंगा ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहो। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पर डे आपको यहां से क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर राइटिंग भी आप करोगे। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर जब आंसर राइटिंग करेंगे तो हम क्या किसी बुक को रेफरेंस के रूप में मानेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा आप रेफरेंस के लिए डॉक्टर विनय कुमार पाठक और डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, इन दोनों की किताब रख लीजिए। ठीक है, डॉक्टर विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा की ना एक किताब आती है, आपने देखा होगा, मार्केट में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, हाँ, CGPSC मेंस है भाई अंकित। ठीक है, इनकी ना हिंदी का संपूर्ण व्याकरण पुस्तक आती है, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण। तो ये व्याकरण की किताब आप रख लेंगे, अगर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रखे हैं तो मेरी राय रहेगी बिल्कुल एक किताब ये वाली रख लो। ठीक है, ये किताब मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है, 2018 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से, कि क्वेश्चन डायरेक्टली उठाए जा रहे हैं इस किताब से। ठीक है, और जहाँ तक मैंने ये ऑब्जर्व किया है पिछले 6 सालों में, 6-8 सालों में, कि जिस भी विद्यार्थी ने इस किताब की परिभाषाओं को आधार बनाकर अपना उत्तर लिखा है उसको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले हैं, जबकि किसी अन्य किताब से परिभाषाओं को लिखने वाले अभ्यर्थियों को मार्क्स थोड़े से कम मिले हैं। तो समझदारी यही कहती है कि जहाँ से आपको ज़्यादा स्कोर मिल रहा है आप उस किताब को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं उस किताब की भाषा का असर हम पर होता है। तो उस भाषा को समझने के लिए अपने को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमको ये किताब लेकर के इसको तैयार करना शुरू करना है। ठीक, और एक बात, तो ये तो हो गई बात कि भाई ये हम लोग कैसे करेंगे। और एक बात जो मैं आपको ये बोलूँगा कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहना चाहिए, एकदम रेगुलरिटी बना करके इनको पढ़ते रहिए आप। कौन से हिस्से हैं? रेगुलर प्रैक्टिस वाली चीज़ें, रेगुलर प्रैक्टिस वाली कौन सी चीज़ें हैं? तो रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाना चाहिए जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पर्यायवाची, जैसे विलोम, विलोम जैसे समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द,
हो गया। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हो गया। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियां, और ध्यान देंगे मुहावरे और लोकोक्तियों को जब आप तैयार करेंगे तो केवल अर्थ नहीं पढ़ना है ना। किताबों में दिया ये ऐसा है, कैसा दिया रहता है, ये मुहावरा ये इसका अर्थ, मुहावरा ये इसका अर्थ, मुहावरा ये इसका अर्थ, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको तैयार करने की स्ट्रेटजी ये बोलती है कि जब आप मुहावरों को पढ़ें तो मुहावरों में अर्थ के साथ उनको वाक्यों में प्रयोग करना भी सीखना चाहिए। क्योंकि मेंस में क्वेश्चन केवल अर्थ से नहीं देता, वो बोलता है इसको वाक्य में प्रयोग भी करो। तो अपने को केवल अर्थ पढ़ करके नहीं जाना है भाई, अपने को वाक्यों में प्रयोग करना भी आना चाहिए। ठीक, तो ये आपके मेंस की हिंदी भाषा को तैयार करने की थोड़ी सी स्ट्रेटजी है कि अपने को पढ़ना कैसे है। अपने को सबसे पहले तो ध्यान रखना है सिलेबस को, सिलेबस को ध्यान रखिएगा। सिलेबस को ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपको चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक, सिलेबस में व्याकरण वाला हिस्सा और थ्योरी वाला हिस्सा दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग पढ़ना है हमको। व्याकरण वाले हिस्से की बात करूं तो व्याकरण वाले हिस्से से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको पर डे की प्रैक्टिस में रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि केवल किताब को पढ़ रहे हैं, नहीं, कोशिश ये करिए कि लिख करके पढ़ें। और आप जो शब्द लिख रहे हैं, खासकर शब्द शुद्धि हो गया है ना, या वाक्य शुद्धि वाला हिस्सा है, उस हिस्से में ध्यान दीजिएगा। आपको केवल पढ़ना नहीं है किताब को, आपको पढ़ करके उसको लिखने का अभ्यास भी करना है। क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो इस हिस्से से बहुत ज़्यादा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। आपको यदि स्कोर करना है तो लिख के देखना पड़ेगा सही है कि नहीं। जैसे बहुत पिछले साल का क्वेश्चन बता रहा हूँ, पिछले साल का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया था, सही शब्द लिखिए, और लिखा था शब्द ऐसा, महत्व, ऐसा। मतलब ये अशुद्ध शब्द है, ध्यान देना, ये अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध करने के लिए बोला। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है, सर सही तो लिखा है, क्या बुरा लिखा है, महत्व तो सही तो लिखा है। क्योंकि बचपन से अधिकांश जगहों पर ऐसे ही लिखा हुआ हमने देखा है, और ऐसे ही लिखा हुआ देखें तो हम इसको सही भी मानते हैं। जबकि महत्व गलत लिखा है, महत्व ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए, माँ हा आधता मिलाता और वाह, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो अगर हमको ये नहीं पता रहेगा कि भाई ये गलत है, तो हम उसका सही रूप जानने की कैसे कोशिश करेंगे। और ये आप तब सीख पाओगे जब शब्दों का शुद्ध रूप आप लिखेंगे। जैसे एक शब्द आता है, कई बार वनडे एग्जाम में आपने देखा भी होगा, निरोग शब्द का सही रूप क्या होगा। अब हमने तो बचपन से यही रूप देखा है, तो हमको लगता है यही सही है, जबकि ये सही नहीं है। निरोग ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, ये सही है, ये गलत है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम शब्दों को देखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, केवल पढ़ना प्रैक्टिस नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेंस की तैयारी में केवल किताब में बने हुए शब्दों को देख लेना प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस आपको लिख करके करना पड़ेगा। और पर डे आपको हिंदी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लैंग्वेज के लिए, मैथ्स रीजनिंग के लिए, साइंस वाले हिस्से के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये गलती है, ये आपके सिलेक्शन में बाधा है।
अगर एकदम श्योर सिलेक्शन लेना है तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप पर डे की प्रैक्टिस आप रखिए, पर डे की प्रैक्टिस रखिए हिंदी के लिए, पर डे की प्रैक्टिस रखिए साइंस वाले पेपर के लिए। निबंध के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसके आंकड़े यदि हमको पता है तो हम आंसर की या निबंध की फ्रेमिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिनॉप्सिस बनाएंगे और सिनॉप्सिस बना करके कैसे लिखना है वो आपको समय के साथ धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन यदि आप आंसर की फ्रेमिंग को ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक, तो निबंध वाले पेपर में हमको उतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि निबंध में अगर आप एक सामान्य तरीके से भी निबंध लिख करके आते हैं तो आपको ठीक ठाक नंबर तो मिल ही जाता है, कम से कम 100 नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर आपने चारों पेपर यानी चारों निबंध अगर अटेम्प्ट किया है तो मेरे हिसाब से 100 नंबर तो मिल जाएगा। लेकिन हमको 100 नंबर में संतुष्ट नहीं होना है। ठीक है, क्यों नहीं होना है? क्योंकि वो ऐसा पेपर है जिसमें लोग 140 लेकर के आते हैं, तो आप तो वहीं से 40 नंबर पीछे हो जाएंगे अगर 100 नंबर में संतुष्ट हो गए तो। हमको कोशिश करनी है कि वो अधिकतम अंक लाएं जिससे कि हम सिलेक्शन की दहलीज को पार कर जाएं। ठीक है, तो अपने को तैयारी करना है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जब आप तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चल अब सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला की यदि हम बात करें तो वर्णमाला में प्रीलिम्स को कैसे पढ़ा जाता है, मेंस को कैसे पढ़ा जाता है, इस बात में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए, देखो ऐसा नहीं है ना कि मेंस में आ गए तो वर्णों की संख्या जो है वो 55-56 हो जाएगी या 70 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, फर्क केवल अप्रोच का है, फर्क केवल अप्रोच का है। प्रीलिम्स में आपको वर्णों को पहचानने के लिए बोलता है कि नहीं? आपको बोलता है कि भाई इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा वर्ण महाप्राण है, कौन सा वर्ण संघर्षी है, कौन सा वर्ण अंतस्थ है, इनमें से लघु स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, ये विकल्प के साथ आपको पूछता है। मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा। मेंस में यदि आप देखेंगे तो वर्णमाला से क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम डिफाइंड है। क्या पूछेगा यहां से? यहां से आपको ध्यान रखना है, एक तो परिभाषा प्लस वर्णों के उदाहरण। ठीक है, कैसे परिभाषा और उदाहरण सर? जैसे जैसे हमको पता है कि हमारी वर्णमाला में 53 वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या होती है 53। इन 53 वर्णों की यदि हम बात करें तो ये 53 वर्ण कई छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं और हर हिस्से को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। कैसे नाम दिया गया है? देखिए मैं आपको बताता हूं। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है वर्णमाला को। ठीक, सबसे पहले हिस्से में रखा जाता है स्वरों को। स्वरों को 11 स्वर हैं। इसी प्रकार दूसरे भाग में आते हैं अयोगवाह, इनकी संख्या 2 है। फिर तीसरे भाग में आते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में 33 है। ये 33 व्यंजन 3 भागों में बांट करके पढ़े जाते हैं, 3 हिस्सों में बटे होते हैं। एक भाग में रखा जाता है स्पर्शी व्यंजनों को। इनकी संख्या होती है 25। दूसरे खंड में रखा जाता है अंतस्थ व्यंजनों को। इनकी संख्या होती है 4। और तीसरे भाग में रखा जाता है ऊष्म व्यंजनों को।
इनकी संख्या भी होती है 4। इसके बाद एक भाग में आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। और इनकी संख्या होती है 4। फिर एक भाग में आते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2। और एक वर्ण हमारा विशिष्ट व्यंजन के नाम से शामिल किया गया है, ये है 1। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे भागों में पढ़ा जाता है वर्णमाला को। अब मेंस के हिसाब से यदि मैं इसकी फ्रेमिंग करूं या फ्रेमिंग करने के लिए आपको बोलूं, तो देखो मेंस में क्वेश्चन कैसे आता है। मेंस में क्वेश्चन आपको पूछेगा कि, ध्यान देना, क्वेश्चन स्वर क्या है, उदाहरण लिखिए या उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। दूसरा, अयोगवाह क्या है, उदाहरण सहित समझाइए या उदाहरण लिखिए। हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से अयोगवाह होते हैं लिखिए या लिखकर बताइए। वैसे ही पूछेगा आपको व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। ध्यान रखना, विशिष्ट व्यंजन की परिभाषा आपको नहीं पूछेगा, इसको नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ। तो स्वर क्या है, अयोगवाह क्या है ना, व्यंजन क्या है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। इन सब को हमको तैयार करना होगा किस पैटर्न में, इस पैटर्न में, परिभाषा और उसके अंतर्गत आने वाले उदाहरण। ये कीवर्ड है इसको तैयार करने का, इस पूरे हिस्से को तैयार करने का कीवर्ड परिभाषा प्लस उदाहरण है। ठीक है, आप परिभाषा लिखेंगे, आप इनके उदाहरण लिखेंगे, ये आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछेगा। हाँ, मेंस के लिए बता रहा हूं अनीता। ठीक है, हर हिस्से को अपने को तैयार करना होगा। तो वर्णमाला के अंतर्गत जो सबसे पहला पैटर्न है क्वेश्चन का वो यही है, आपको परिभाषा पूछेगा और बोलेगा इसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, टीचर के लिए नहीं है ना, टीचर के लिए नहीं है। टीचर को पढ़ने का अप्रोच एकदम अलग है भाई, उसको इसमें मिक्स मत कर देना। ठीक है, हाँ, ये एक पहले पैटर्न का क्वेश्चन जहां पर वर्णों का नाम देगा और पूछेगा इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो परिभाषा प्लस उदाहरण से अपने को ये तैयार करना है। ठीक, दूसरा जो हिस्सा है वो आ जाता है आपके कॉन्सेप्ट वाले हिस्से में। कॉन्सेप्ट वाले हिस्से में, अब इस कॉन्सेप्ट वाले हिस्से में मेनली देखा जाए तो 5 चीजें हम पढ़ते हैं। 5 चीजें क्या क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं स्वरों का विभाजन, दूसरा हम पढ़ते हैं व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं अल्प प्राण, महाप्राण वर्ण, फिर पढ़ते हैं आघोष, साघोष वर्ण। ये जो 4 हिस्से हैं इनको भी हमको उसी पैटर्न में तैयार करना होता है। मतलब परिभाषा
प्लस उदाहरण, इसी में तैयार करना है। जैसे आपको क्वेश्चन करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा कि अग्र स्वर क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। अरे सब देख रहा हूं, कैसे रिप्लाई नहीं किया हूं? रिप्लाई तो किया हूं, मैं तो बोला हूं कि हाँ वर्ग 2 का नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। जैसे आपको पूछे अग्र स्वर क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। मध्य स्वर क्या है, मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। पश्च स्वर क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसके अलावा पूछ देगा आपको कि लघु स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर किनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो अपने को इसकी जानकारी होनी चाहिए और इसको लिखने का पैटर्न हमको पता होना चाहिए। तो इनको जब तैयार किया जाता है ना, तो ये 2 हिस्सों में तैयार होता है, एक परिभाषा और दूसरा उदाहरण। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट वाले हिस्से में एक जो चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? वर्णों का उच्चारण स्थल। और यहां से हर बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, तो इस पूरे हिस्से को जब हम तैयार करेंगे तो इन्हीं इसी पैटर्न के आधार पर सारी चीज़ों को हमको तैयार करना होगा। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहली मेरी राय रहेगी, सबसे पहले भाई जा करके ना ये किताब रख लेना, ये किताब रख लेना। ठीक है, बुक इसको रख लेना। और ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मॉडल आंसर बनता है। ठीक है, और अगर ये नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से अभी के समय में थोड़ी सी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो किताब वो पढ़ो जहाँ से मॉडल आंसर बनना है। तो विनय कुमार पाठक, विनोद कुमार वर्मा जी की किताब है हिंदी का संपूर्ण व्याकरण, ये किताब आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और अपने दिमाग को थोड़ा सा अब आंसर फ्रेमिंग की तरफ लेकर के जाइए। ठीक है, क्योंकि केवल वर्णों को जान लेना, वर्णमाला की तैयारी मेंस में नहीं कहलाएगी। ठीक है, मेंस में नहीं कहलाएगी वो तैयारी। मेंस के लिए आपको अप्रोच एकदम अलग रखना होता है, आपको इस अप्रोच के साथ चलना होता है। ठीक है, क्योंकि अपने को लिखना भी है, उदाहरण भी जानने हैं, और सब आपने पढ़ा हुआ है यार। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, लेकिन बस ये है कि अपने को उसकी आंसर फ्रेमिंग पर अब थोड़ा सा काम करना है। ठीक है,